Many of you know me. I'm Amitabh Vatsya. I'm an electrical and electronics engineer from BIT Mesra. Post that, I'd done MBA from IIM Mumbai. I'd worked in corporate world for around 12 years. Had been into financial market. Worked with ICICI Bank, L&T, Tata Motors, and all those companies. And that's how I developed my investment framework. So my investment framework may be very different because I have a touch of reality into it. So when I say a business, I actually feel the business and then I talk about that. So unlike that कि ये पेपर पे हमने एक चार्ट देख लिया और एक क्वार्टर के नंबर देख लिए and then I don't do that. That's not my style because I want to have a touch and feel of the business, and hence sector analysis is core of our method, our pedagogy. उसी पे बात करते हैं जब हम साधन कम्युनिटी मिलती है हमारे डिस्कशंस में भी. बिजनेस एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस इज कोर. So let's get started of transmission sector webinar with some businesses which are interesting businesses. Post quarter 4 con calls. तो बहुत सारी कंपनियां कॉन कॉल करती नहीं है, तो उसको मैंने इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया है. जो कंपनियां कॉन कॉल करती है उन्हें ही इंक्लूड किया है. सो इंक्लूडिंग सिल्चर. सबसे पहले सीक्वेंस इज सिल्चर, देन ट्रिल, टैरिल जिसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, देन स्किपर, then JB Lamination, which is a micro cap, which is into value chain of transmission, and then lastly the big cat, the Hitachi Energy. So this would be the flow. Before we get into the flow, let me just start the broad line items of these sectors. This is just one slide. I will not bore you to the depth of the sectoral nuances, which I've already shared with you guys in 2 videos. One was on transmission sector पार्ट 1 जो 8 महीने पहले रिलीज की थी, दूसरा कल हमने रिलीज किया है दोबारा. सो यू गो थ्रू दैट एंड यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड नुएंसेस ऑफ दिस सेक्टर. सो पहले अभी तक जो हमने नंबर आपको एक दिया था उसमें था कि 4,25,000 crore वाज द कैपेक्स व्हिच वाज अनाउंस्ड फॉर ट्रांसमिशन सेक्टर. हमने जब टाइम डिफाइन किया था तो 4,25,000 ही किया था, जो जुलाई 24 के वेबिनार में. But there has been an update. उसके बाद अभी recently Basel project, which is a transmission company, another transmission company, उसके investor presentation में उन्होंने बताया है कि this TAM was limited for FY27. FY27 के आसपास हम 4,25,000 खर्च होना था. तो हमने 2-3 साल पहले एनालिसिस की थी, तो for us 3 years के लिए 4,25,000 was the capex amount. But government has extended this to 27 to 32. तो अभी तक हम एक पंचवर्षीय योजना जो 22 से 27 था उसका नंबर देख रहे थे. अगर हम 27 से 32 का जो 5 ईयर प्लान है, जो नॉट 5 ईयर प्लान लिटरली, इट इज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, उसमें हम एक नंबर आता है 4.9 लाख करोड़. सो अनदर 5 ईयर आर गोइंग टू बी बुलिश फॉर दिस सेक्टर. सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज अ डेकेडल अपॉर्चुनिटी. 5 + 5 10 हो जाता है. दैट्स व्हाई इट्स अ डेकेडल अपॉर्चुनिटी. So it is not just a buzzword कि मैंने आपको थ्रो कर दिया. We don't do that. We don't try to create hype. अगर वहां पे genuine merit है तभी हम लोग बात करते हैं. So अगर हम 4.9 + 4.25 करें, उसमें से कुछ तो spend out हो गया है because we are sitting in FY25 closure. So अभी भी 2 साल का बाकी है, तो मान लेते हैं 2 लाख वहां पे बचा होगा और 5 लाख यहाँ, रफली 7 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड अभी एक्सपेंडिचर होने वाला है. दिस हैड बीन कोरोबोरेटेड विद द PGCIL कॉन कॉल्स आल्सो, जो कि पावर ग्रिड है, जो कि मास्टर प्लेयर है इन दिस सेगमेंट. तो एक कॉन कॉल अगर आपको सुनना चाहिए इस सेक्टर को समझने के लिए तो वो पावर ग्रिड का सुनना चाहिए. बट हम लोगों ने उसे कवर नहीं किया है बिकॉज वी वांटेड टू गेट इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ द सेक्टर, नॉट ऑन द ब्रॉडर साइड. ब्रॉडर साइड में अगर हम देखें फॉर अ मिनट, देन ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी सर्किट किलोमीटर्स में डिफाइंड होता है. दैट वुड go from 4,56,000 to 6,48,000 सर्किट किलोमीटर. सो रफली 2 लाख सर्किट किलोमीटर का यहाँ पे जंप होने वाला है इन नेक्स्ट 7-8 years. जो दूसरी कैपेसिटी हम बात करते हैं वो है सबस्टेशन की कैपेसिटी, जो कि MVA में होती है. तो मिलियन, M फॉर स्टैंड फॉर मिलियन, V फॉर वोल्टेज, A फॉर एम्पियर. और वोल्टेज और एम्पियर दोनों साइंटिस्ट थे. यू माइट नॉट नो दिस, बट मिस्टर वोल्ट वाज जस्ट अ साइंटिस्ट, उनके नाम पे वोल्टेज कहते हैं और या वोल्ट कहते हैं. और एम्पियर वाज आल्सो अ साइंटिस्ट, जिनके नाम पे करंट मेजर होता है. तो ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज है उनका उसका एक सम प्रोडक्ट इज MVA. सो
transformation, which is called transformation also. So transformation capability is going to go from 10 lakh MVA to 23 lakh MVA in 10 years. So we are in the middle of 7 years ahead, 7 year remaining into this. So अगर हम FY27 से जंप ले तो 18 से 23, मेजर जंप जो है वो 10 से 18 का है, which is 80%, 70%, and then यहाँ से kind of 50% kind of jump है यहाँ पे. But again, we have not reached FY27. So the major portion on the substation capacity addition is yet to play out. That's why we will talk about a major player into today's webinar who would be beneficiary of this directly. कैपेसिटी एडिशन में अब ये किस फॉर्म में होगा? कैपेसिटी एडिशन जो है वो सर्किट किलोमीटर में देखें तो 1,14,000 सर्किट किलोमीटर ऐड होगा FY27 to 22 to 27. उसमें ISTS जो होता है विच इज इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि अगर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के बीच में अगर हो गया तो ISTS हो गया, लेकिन उड़ीसा में ही रहा तो वो इंट्रास्टेट हो गया. भुवनेश्वर से अगर पुरी के बीच में सर्किट किलोमीटर आपने ड्रॉ किया तो दैट इज इंट्रास्टेट. सो 51,000 किलोमीटर्स जो है वो ISTS में होगा एंड 63,000 जो है वो इंट्रास्टेट में होगा. सो अब इसमें अगर हम इसको अपने स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो ISTS है यहाँ पे आपको नेशनल प्लेयर जो है वो एक्टिव होते हैं ISTS में, एंड इंट्रास्टेट में छोटे छोटे प्लेयर जैसे अद्वैत हो गया या फिर या बोंडाडा या फिर राजेश पावर और उस टाइप की कंपनियां इंट्रास्टेट में ज्यादा फोकस रहती है जो सिर्फ गुजरात का काम करती हैं, या फिर ओरियाना है, एंड ऑल दोस कंपनीज आर इंट्रास्टेट प्लेयर. एंड ISTS प्लेयर में आपके नाम आ जाते हैं जैसे बाजेल है जो ISTS में अच्छा है, और भी बहुत सारे नाम हम लेने वाले. तो बाजेल बीइंग वन, स्कीपर इज आल्सो गेटिंग इनटू इट, एंड KEC, कल्पतरू, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड ऑल आर ISTS प्लेयर्स लार्जली. ज्यादा फोकस उनका उसमें वहां रहता है. सो उसमें आप देखिए तो FY27 के बाद वाले जर्नी में ISTS प्लेयर्स के लिए ज्यादा डिमांड है, 43,000 अगेंस्ट द रीजनल प्लेयर्स 33,000. नाउ कैपेसिटी एडिशन की बात करें ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी वाइज, देन 7,76,000 जो फर्स्ट 5 years में होना है, उसका ब्रेकअप जो है वो 4,72,000 ISTS में है एंड इंट्रास्टेट में कम है. सो इंटरस्टेट की ज्यादा बातें होंगी. तो जैसे राजस्थान में पावर प्रोड्यूस हुआ उसको आपको गुजरात में भेजना है, डिमांड सेंटर पे भेजना है, दोज थिंग्स विल हैपन इन अंडर ISTS. तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जो है आपको पैन इंडिया चाहिए, मतलब इंटरस्टेट चाहिए. FY27 में के ऑनवर्ड्स भी ये इक्वेशन इज गोइंग टू बी देयर. सो ISTS प्लेयर्स आर बेटर पिक देन इंट्रास्टेट प्लेयर्स, बिकॉज इंट्रास्टेट में क्या होता है कि बहुत बार थोड़ी सी पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण इंट्रास्टेट में बहुत सारे अवार्ड मिल जाते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर हमें अगर नहीं पता है कि उनकी क्या इक्वेशन है, क्या सेटिंग है, सो वी कैन नॉट बैंक ऑन दोज नेम्स कि अभी इक्वेशन अच्छी है तो मिल गया, अभी पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है. सो इंट्रास्टेट से अच्छा है ISTS जो कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, एंड आई हैव सीन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ISTS ट्रांजेक्शंस. तो मैंने खुद भी फंड की हुई है इसमें, अराउंड 400 crore एज ए बैंकर मैंने ISTS प्रोजेक्ट में दिया हुआ है. सो आई नो द ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर इज वेरी वाटर टाइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इट्स अ वेरी गुड अरेंजमेंट. सो ISTS प्लेयर्स आर अ गुड थिंग. सो कमिंग बैक टू द ब्रॉडर पिक्चर, so 42% of India's total transmission line capacity till 2022 is to be added in next 10 years by 32. सो जितना हमने पूरे लाइफ टाइम में अभी तक किया 70 इयर्स के अपनी जर्नी में, उसका आधा ऑलमोस्ट 40% हम लोग नेक्स्ट 10 इयर्स में करने वाले. सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर ट्रांसमिशन प्लेयर्स. सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशन, रफली 6.6 लाख करोड़ जो पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, इज इंटर स्टेट ISTS लाइन्स एंड सबस्टेशन. सो जो नेशनल प्लेयर्स हैं दोज आर गोइंग टू बी more or better beneficiary of this. So now let's go to Silchar Technology, which is it's a micro cap. This is a part of Sadhan portfolio also. We have been holding it since last 3 years almost. It has been kind of a 7-8 bagger for us. So इसमें अगर हम Q4 के नंबर देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसमें एक मेजर जंप आया है जो कि 56% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे.
द कंपनी हैज बीन ऑन द गो, रनिंग वाटर है, ये काफी इनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी भी वाई बेसिस पे 56% से रेवेन्यू ग्रो करना, सो दिस इज अ ग्रोइंग कंपनी एंड पैट हैज आल्सो ग्रोन बाय 60% वाई बेसिस पे. So this is this is annual performance. I'm not talking about the quarterly performance. This is the annual performance. Quarterly performance भी आप देख सकते हैं. अगर YOY देखें तो Q4 FY24 में 105 करोड़ का रेवेन्यू था, जो more than double हुआ है in Q4 FY25. वहीं पे पैट मार्जिन जो है वो 24% का है, अभी 24% मेंटेन है, 23%. एंड दिस इज द एनुअल नंबर. सो 400 एनुअल नंबर में भी 23% का पैट मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है. एबिटा मार्जिन इज 30%, विच इज अनपैरेलल. सो सिल्चर इज द हाईएस्ट मार्जिन वाली कंपनी है इस सेक्टर में. सो नाउ कम्स टू द विजिबिलिटी फॉर FY26. दे आर सेइंग कि अभी जो उन्होंने 623 किया है टॉप लाइन, उसको वो दे विल पुश दिस टू 750 to 800 करोड़. अब ये कैसे पुश करेंगे? लेट्स गेट डाउन टू दैट. दिस विल बी हैपनिंग थ्रू कैपेसिटी एडिशन. तो उन्होंने कैपेसिटी एडिशन जो है वो वन स्टेज कर ली है, अगस्त 24 में कर ली थी, 4000 MVA से 7500 MVA. तो उनकी यूटिलाइजेशन जो FY25 में, विच इज अ ट्रांजिशन ईयर, हैज गॉन डाउन टू 77%. सो अभी 77 से 100 यानी 23%, विच इज 30% ऑफ 77, यानी 33 से 100 जाने में अभी भी 30% का ग्रोथ पॉसिबल है वॉल्यूम बेसिस पे. सो वॉल्यूमेट्रिक 30% ग्रो होगा, मार्जिन वगैरह तो ज्यादा ग्रो नहीं होगा, बट 30% का वॉल्यूमेट्रिक ग्रो विदाउट कैपेक्स अभी पॉसिबल है. बट द सीक्रेट सॉस इज दैट दिस कंपनी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ 7500 MVA टू 3x. तो ये 22,500 MVA तक जा सकते हैं. 22.5 MVA, 22,500 MVA, इतना वो जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बिकॉज उनके पास जो लैंड है वो एडजेसेंट लैंड उन्होंने खरीदा हुआ है. सो दिस इज द स्टोरी विच हैज नॉट येट प्लेड आउट. लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. Then capacity addition over years, you can see that this company was very small. In 2000s 1000 MVA पे थी, वहां से 3000 MVA उन्होंने किया था, 3000 ऐड करके 4000 पे थे. जब हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था वो 4000 पे थे, तो 4000 से 3500 उन्होंने इंक्रीज किया जो अगस्त 24 में. अभी ये यहाँ से जो भी वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे उस पर क्या एक क्वालिटेटिव इनपुट मैं आपको दूंगा. तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये ब्राउनफील्ड होगा, लैंड वैंड वहीं पे है. दैट विल इनेबल देम अ फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री डिमांड. So this company is very much ready for ramping up this game. So अगर किसी को गेम अप करना है, किसी को अपना स्केल अप करना है, तो बहुत सारी कंपनियों को जो इस सेक्टर में एंट्री ले रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दानिश जो थी, दानिश इज और कॉम्पिटिटर. कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी था. तो दानिश पावर जो है उसने एक राउंड ऑफ कैपेसिटी कर ली है विद रेज, विद QIP एंड ऑल दोस थिंग्स, बट they don't have the wherewithal to go from here. But this company can do that because इनका vision पहले से ही intact है. So that's why I'm saying that they are better placed. So this is overall Silchar Technology in terms of number, and they have reached a peak revenue in Q4 ahead of their planned schedule in 2026. तो इनका जो Q4 में ही FY25 के लास्ट क्वार्टर में ही इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, which shows the आगे का दिन भी ग्रीन होने वाला है. सो दिस लैंड इज सफिशिएंट फॉर 3x. सो व्हाट इज द बिजनेस अपडेट इनटू दिस इज दिस कंपनी की खास बात ये है कि ये एक्सपोर्ट करती है, मोस्ट ऑफ इट 43% एक्सपोर्ट करती है. अब FY24 में तो ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, 52% करती थी, अभी ये घट के 43% हो गया है. तो डोमेस्टिक स्टोरी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि डोमेस्टिक में सोलर के लिए ये ट्रांसफार्मर बनाती है. तो सोलर के लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर होते हैं जिसे IDT, इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर कहते हैं. तो ये बनाती है, सिल्चर बनाती है, ट्रिल बनाती है, और दानिश बनाती है, और ये तीनों, और इंडोटेक भी बनाती है. इंडोटेक साइन ट्रांसफार्मर जो कि इंडोटेक की पेरेंट कंपनी है वो भी बनाती है. तो ये 3-4 कंपनियां जो हैं जो IDT में है. दिस इज द ओल्डेस्ट IDT प्लेयर एज फार आई नो.
सो एक्सपोर्ट मिक्स जो है अगर ध्यान से देखें तो आउट ऑफ 43% नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द टोटल सेल्स. Rest of export are going to Middle East and North Africa. So North Africa में अपने challenges हैं. Middle East is not that full of challenges. North Africa में expand करना थोड़ा मुश्किल होता है because आपको बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे. आपको युगांडा में करना है तो वहाँ पे बहुत बार पॉलिटिक्स होते हैं थोड़े से, ये कि आपको यहाँ पे कंपनी बनानी पड़ेगी and all those things are there. So but since they have foot in the door into North Africa, that is good for them, and that is resulting into better margin, 30% operating profit margin for this company, which is highest in this sector. Good news is for investor who tracks these things, like कि company is going to अभी BSE पे लिस्ट है, वो NSE पे शिफ्ट करना चाह रही है, NSE में भी लिस्टिंग करना चाह रही है. They are also launching new product बिकॉज बहुत सारे, जैसा मैंने बताया कि नए कंपटीशन इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो वो हायर केवीए वाले प्रोडक्ट में एंट्री करना चाहते हैं एंड ये हायर एमवीए ट्रांसफॉर्मर्स में एंटर कर सकते हैं टू अनलॉक न्यू एड्रेसेबल मार्केट सेगमेंट. तो जैसा मैंने बताया कि आईएसटीएस में अपॉर्चुनिटी है, वहां पे भी दे कैन एक्सप्लोर. द कंपटीशन एज आई सेड इज Danis, Taril, and Recam is a group which is also a big group. It is Sanjeev Goenka, RP Goenka group है, RPSG group है. They also have deep pockets and they also have good product portfolio. We have met their stall into Electrama also. So Taril is there, Danis is there, and Recam is there as a competitor. The company is planning to do a capex. So they are surveying the market. They are not rushing to announce capex. The decision is likely to be made in the next quarter when they will say कि हम लोग 2x 3x जो भी करना चाहते हैं, whatever it is. So this is showing the sign of conservatism in the management part. So we like management who are sane, who don't get excited about opportunities. धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. तो वो वाला वो माइंडसेट होना चाहिए कि भाई स्लोली एंड स्टेडीली, स्लोली एंड श्योरली. सो दैट्स द मैनेजमेंट सिल्चर टेक्नोलॉजी. अब इसमें मार्जिन पे हम लोग एक बात कर लेते हैं. तो दिस कंपनी इज क्वाइट हेजिटेंट इनटू कैपेक्स ग्रोथ बिकॉज दे एंजॉय द बेस्ट इन इंडस्ट्री मार्जिन, बट दे आर स्टिल हेजिटेंट इन कैपेक्स बिकॉज एक कैपेक्स इनके लिए भी 12 से 18 महीने का टाइम लेगा. So this might indicate is that the company is re-evaluating the industry structure because industry में काफी changes हो रहे हैं. So they are thinking into that. As I said, that Danis Power has expanded capacity to 8,000 MVA, and which is equivalent to their capacity now. And Taril's का भी IDD plant is set to come online in March 2025. तो Taril का भी online हो जाएगा, Danis का है. So there would be competition into domestic market. And hence they are largely more dependent on domestic market. So export actually has come down from 52 to 43%, and generally exports have a higher margin than domestic product. So that's why I said कि यहाँ पे question mark है कि margin क्या घट सकता है. So slightly that is a minor risk. So because जो domestic में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादा प्रीमियम नहीं है कि सिल्चर का ट्रांसफार्मर जो है उसमें वो सिल्चर का, इसलिए उसमें आप 1-2% का प्राइसिंग प्रीमियम मिल जाता है उनको. बट ऐसा नहीं है कि उनको बहुत डिफरेंस मिलता है जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में मिलता है. एक्सपोर्ट मार्केट में दे आर कमांडिंग प्रीमियम बिकॉज दे आर यूएल सर्टिफाइड. सो मेनी पीपल डोंट नो दिस. दिस इज द laboratory, United Laboratory. This UL certification is required for many things. अगर आप भारत वायर रोप पे हमने एक वीडियो बनाया था, तो उनको यूएसए में अगर एक्सपोर्ट करना है अपने केबल वायर्स और वायर एंड केबल, तो भी उनको भी यूएल सर्टिफिकेशन चाहिए. सबको चाहिए. सिल्चर को भी कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो उनको यूएल सर्टिफिकेशन चाहिए. सो सिल्चर इज द ओनली कंपनी विच आई नो. देयर कुड बी अदर हु हैज यूएल सर्टिफिकेशन. आई चेक्ड विद इंडोटेक, दे डोंट सीम्स टू हैव इट. नाइदर Danis have it at present. उनका भी अभी आने में टाइम लगेगा. आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट 9 months. So UL certification is the force through which Silchar has been keeping themselves up into the export game, which is 20% into United States, North America actually, not United States. So let's move down to Taril, Transformer and Rectifiers India Limited. अगर हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखें इसका, तो Q4 में YY ग्रोथ टॉप लाइन की 32% की हुई है और EBITDA 90% से जंप हुआ है. So this is a highlight that margin काफी तेजी से बढ़ी है, 3x
ग्रोथ हुआ है मार्जिन में वाई बेसिस पे, और पैट में भी ये ट्रांसलेट हुआ है। पैट भी 41 करोड़ से 94 करोड़ हो गया है, सो 125% ग्रोथ इन पैट। सो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ प्ले आउट हो रहा है। सो हाइलाइट्स ये है कि रेवेन्यू वाज अप बाय 56%, बट पैट वाज अप 356% YOY. This is annual number. And operating leverage and backward integration leading to PAT growth. So operating leverage तो play out हो ही रहा है clearly, क्योंकि टॉप लाइन ग्रो हो रही है काफी तेजी से, 56% से टॉप लाइन ग्रो हो रही है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज प्लेइंग आउट। बट मेजर जो मार्जिन एक्सपेंशन आ रहा है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आ रहा है। सो पैट मार्जिन फॉर FY25 वाज 10.5%। अगेन हम उससे कंपेयर करें सिल्चर से, तो अभी भी ये उसका आधा ही है, उनका 20% के आसपास पैट मार्जिन है। तो दे हैव रूम टू ग्रो टैरिल के पास, बट टैरिल बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ सकती, बिकॉज टैरिल सिर्फ और सिर्फ आईडीटी नहीं बनाती। आईडीटी में तो वो अब आ रहे हैं जो सोलर ट्रांसफार्मर, उसके अलावा वो बहुत सारे टाइप के इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर भी बनाती है। तो उनका प्रोडक्ट मिक्स इज डिफरेंट। एंड प्रोडक्ट मिक्स में अगर हम ध्यान दें तो अब इनका ऑर्डर बुक देख लेते हैं, तो अनएग्जीक्यूट जो इनका जो 30 रफली एनुअल टारगेट जो है उनका रहता है FY25 में रेवेन्यू जो है 2000 करोड़ का था, अगेंस्ट विच आप देखें तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इज मोर देन 2 टाइम्स। नए ऑर्डर उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर लिए हैं, 4500 करोड़ के ऑर्डर उनके पास नए आए हैं। उसमें मेजरली जो है एक नया ऑर्डर गेटको से आया था जो 740 करोड़ का था। इस ऑर्डर के कारण ही उनका ऑर्डर बुक काफी बड़ा हो गया, एंड दैट इज द ट्रिगर थ्रू जिसके कारण इस स्टॉक में काफी एक्शन हुआ है। सो दिस वाज एन एक्सेप्शनल ऑर्डर। they have 22,000 crore of inquiry under negotiation. So अगर गाइडेंस की बात करें तो रेवेन्यू का गाइडेंस FY26 में 3500 करोड़ का है, एंड 2000 से 3500 करोड़, सो दैट्स अ मैसिव जंप। ऑर्डर बुक इज 8500 करोड़, वो अचीव करेंगे बाय ईयर एंड, अभी वो 5000 करोड़ का है। देन पैट मार्जिन दे आर टारगेटिंग 10%, जो कि उन्होंने लास्ट Q4 में अचीव कर लिया था। लास्ट Q4 का अगर आप मार्जिन देखें तो अराउंड पैट मार्जिन वाज हाउ मच, पैट मार्जिन वाज अराउंड दैट Q4 में 94 करोड़ अगेंस्ट 674 करोड़, so it was more than 10%, so they have achieved that PAT margin. So टैरिल में बिजनेस अपडेट क्या है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट प्रोडक्शन अगर देखें तो 29,000 MVA था 2025 में वर्सेस 16,425 MVA, सो 77% वॉल्यूम ग्रोथ है। हालांकि जो टॉप लाइन में आई थिंक 60% का ग्रोथ है, तो प्राइसिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है, बट वॉल्यूमेट्रिक जंप इज देयर। CapEx, which is the highlight for Taril investor. And let me just disclaim that this is all, whatever I'm saying is just for educational purpose. I don't hold this stock, and I'm not sharing this business for stock recommendation or anything. This is purely for educational purpose, because you need to understand what you are investing into and what you are not choosing to invest. So it is not just that you should look at every piece of information from an investing decision. Also, you can also choose not, you should rather think that why I should not invest into this, why I should invest into it, and then you can make up your view about this information. And then we are not SEBI registered, you can ask a SEBI registered financial advisor for advice. So come back to CapEx. Capacity of 15,000 MVA is coming to online in April 2025. Phase 1 to start in May 2025, adding to around 22,000 MVA into extra high voltage, जहाँ पे ज़्यादा margins होते हैं, which will go online by Feb 2026. So Feb 2026 तक ये कंपनी कैपेक्स फेज में रहेगी, और काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर रही है, 15,000 plus 22,000 MVA. तो ये 15,000 MVA इज IDT एक्चुअली, जो इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर है जो सोलर में यूज होते हैं. So total capacity and spend is roughly 550 crores, and it will take 15 months to reach the capacity of 75,000 MVA. And interesting thing is that they will be 100% backward integration. They don't have any plans to reach QIP as of now. So this backward integration पे एक और slide है, I'll explain. The export is not very high like Silchar, is yet 15 to 17% of revenue, and they are trying to maintain that level. New segments they are trying is HVDC.
जो हम लोग हिताची में डिटेल में बात करेंगे, जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सेगमेंट है, तो वहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं विच इज हाई मार्जिन सेगमेंट। वहाँ पे वो कुछ सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दे माइट ट्राई टू compete with likes of Hitachi maybe someday. Currently more than 70% of revenue from 220 kV plus transformer से आ रहा है, so which is not a very high level, middle level पे है ये, तो extra high voltage is slightly away for them. So EHV में वो 22,000 MVA के साथ एंट्री करेंगे, which would be more than 30% of their capacity. So extra high voltage which includes HVDC, तो 30% टाइप वो हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की तरफ टिल्ट करने वाले हैं, विच में यील्ड बेटर मार्जिन, स्लाइटली बेटर मार्जिन, बिकॉज एचवीडीसी में मार्जिन अच्छे होने वाले हैं। सो वर्किंग कैपिटल की बात करें तो दे एम्स टू टेक वर्किंग कैपिटल डेज टू 100 days फ्रॉम द करेंट 120 days and become debt free in the next 2 years. So they are planning to repay the debt in next 2 years. So deleveraging का भी play हो सकता है. Now question remains open कि backward integration तो कोई कर नहीं रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? तो ये आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, और CRGO करके एक चीज होती है जो कि ट्रांसफार्मर में जरूरी होती है, वो उसकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था पिछले 6 महीने 8 महीने में। तो CRGO को लोगों ने इन्होंने सोचा कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेंगे थ्रू रिमूव द सप्लाई चेन बॉटलनेक। सो उससे इनका अराउंड 0.25 to 0.5% मार्जिन बेहतर हो जाएगा। तो दिस कंपनी ऑपरेट्स एट 10% मार्जिन, उसमें अगर 0.25 मिनिमम अगर मान लेते हो तो 2-2.5% उनके लिए इंप्रूवमेंट होगा। 2.5% से 5% का होगा। अगर वो 10 रुपए कमा रहे थे तो अब 10 रुपए 10.25 रुपीज कमाएंगे, 2.5% ज्यादा कमाएंगे, या 5% भी बेहतर हो सकता है। So that's the power of CRGO integration. Actually प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा ये हेल्प करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, बिकॉज ये कंपनी रैंप अप करना चाहती है प्रोडक्शन को। सो अगर उनका हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हम बात करें तो इट रिड्यूसेस टाइम इन इंस्पेक्शन, गिविंग अ फास्टर लीड टाइम। सो सारा गेम लीड टाइम का है, क्योंकि अभी सब लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आप सोलर में देख ही रहे हैं, तो इसीलिए लीड टाइम को बेहतर करने के लिए दिस हैज बीन डन। टेक्नोलॉजिकल टाई अप फॉर बुशिंग्स, जो बुशिंग्स जो होती है वो ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है जो कि बहुत सॉलिड होना चाहिए, उसमें बहुत कम कंपनियां ही इंडिया में हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं एज अ सर्टिफाइड बुशिंग मैन्युफैक्चरर। सो दिस कंपनी इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन बुशिंग्स। इंसुलेशन प्रोडक्ट भी खुद बनाना चाहती है। दीज प्रोडक्ट आर वेरी क्रिटिकल एंड देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ बुशिंग्स इन जनवरी एंड फर्स्ट इन Q4। सो वहाँ पे एक शॉर्टेज वाला इशू भी रहता है, तो वहाँ वो उसको उस बॉटलनेक को खत्म करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गोइंग बैकवर्ड। दीज आर वेरी क्रिटिकल एंड दे आर करेंटली वेरी, और उनका लीड टाइम काफी बड़ा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वन ऑफ द बुशिंग कंपनी दे सोर्स द क्रिटिकल पार्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से आना जाना तो लीड टाइम बढ़ जाता है। सो ये चाह रही है कि हम लोग खुद ही ये सब चीजें करके एलिमिनेट करें डिस्ट्रप्शंस इनटू सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन रोबस्टनेस की तरफ कंपनी जाना चाह रही है, सो दैट दे हैव अ फास्टर लीड टाइम। सो दैट्स देयर ऑन द एजेंडा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्किपर। सो स्किपर जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन कंपनी है, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन खड़ी करती है। अनलाइक अभी तक हमने ट्रांसफार्मर कंपनीज की बात की, तो स्किपर इज अ नॉन ट्रांसफार्मर कंपनी। इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 12% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन जो है वो 14% से बढ़ी है, और पैट मार्जिन 90% से बढ़ी है। और 12 मंथ की हम बात करें तो उसमें टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 41%, but operating profit has also grown by 41%, but bottom line has grown by 83%. So this is the very good number, so to say. So this PAT has grown 83% YOY, basically driven by operating and financial leverage. तो operating leverage तो है ही, financial leverage भी है, क्योंकि इन्होंने काफी लेवरेज लिया हुआ था, तो वो डीलेवरेज तो उसको उसके कारण उनका जो है, जब वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है अगर हम हटा देते हैं यानी डीलेवरेज करते हैं, तो फिर इनके मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं। सो दिस इज फाइनेंशियल डीलेवरेज टेकिंग प्लेस इनटू दिस। सो दिस कंपनी इज एज ऑफ मार्च 2025 इज हैविंग 7,458 करोड़ का ऑर्डर बुक। इनके 4
सेगमेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, 3 सेगमेंट है। सबसे बड़ा सेगमेंट जो है 76% इंजीनियरिंग से आता है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन वाला सेटअप है। एक दूसरा सेगमेंट जो है इंफ्रा का है, जिसमें ये टेलीकॉम टावर्स मतलब टावर बनाते हैं। और तीसरा सेगमेंट पॉलीमर का है, पीवीसी पाइप्स का है, जो 9% ऑफ सेल्स है। So you can see that the major force is 76% is engineering. This segment has seen 33% revenue growth driven by optimum capacity utilization. तो इसमें growth जो आ रही है वो capacity utilization बेहतर होने से आ रही है. So they are almost operating at 85% operating profit now. और 85% से improve करना मुश्किल होता है। बहुत पहले एक मूवी आई थी दिल चाहता है, उसमें आमिर खान का एक डायलॉग था कि आई एम सो परफेक्ट दैट आई कैन नॉट इम्प्रूव फर्दर। तो ये वैसा ही है यहाँ पे। अब स्किपर जो है वो नियरली परफेक्ट हो चुका है, अब उसके पास और ज्यादा इंप्रूवमेंट की स्कोप नहीं है। सो दैट्स द प्रॉब्लम इन अ वे फॉर समबडी हु इज अ ग्रोथ चेजिंग इन्वेस्टर। पीवीसी प्रोडक्ट इज अ सोर पॉइंट। वो लेकिन अब बोल रहे हैं कि वो ट्रैक्शन धीरे धीरे गेन कर रहा है। आई डोंट नो हाउ सीरियस दिस प्रोडक्ट लाइन इज फॉर देम। बहुत सालों से ड्रैग कर रहा था, लैगार्ड ग्रोथ था उसमें। इंफ्रा सेगमेंट जो है वो 15% का है, उसमें डीग्रोथ हुआ है बाय 40%, -40% इन Q4 एज द कंपनी इज इन फाइनल स्टेज ऑफ BSNL कॉन्ट्रैक्ट। तो BSNL जो कि अपनी टेलीकॉम कंपनी है, उसने इनको 2000 से ज्यादा बड़ा ऑर्डर इनको दिया हुआ था। वो ऑर्डर में ये पैसे नहीं बना पा रहे हैं और उसका फाइनल लेग है, अब खत्म हो जाएगा। तो ऑर्डर में डीग्रो होगा, मतलब ऑर्डर बुक जो वो जैसे ही खत्म होगा तो ऑर्डर बुक वुड लुक सब ऑप्टिमल, बट वो ज्यादा प्रॉफिट उसमें बन नहीं रहा था। सो इंफ्रा सेगमेंट वॉज अ लैगर्ड। सो सर्टेन बिजनेस अपडेट ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो 12% ऑफ करेंट ऑर्डर बुक है, और उन्होंने एक $15 मिलियन का ऑर्डर TND का जीता है यूएसए में। बट ये बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है उनके लिए साइज के हिसाब से। एक्सपोर्ट इज स्टिल नॉट अ ग्रेट पॉइंट फॉर देम। ऑर्डर पाइपलाइन इज 20,000 crore विद एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट ऑफ 25%। तो बिड सो हर चौथा बिड ये जीत लेते हैं। तो बिड पाइपलाइन इन यूएसए इज $150 मिलियन। तो वहां पे यूएसए में बहुत बड़ी पाइपलाइन नहीं है, 15 मिलियन तो जीत चुके हैं, बट आई डोंट सी दैट ह्यूज पाइपलाइन। एक्सपोर्ट इज नॉट अ ग्रोथ एरिया फॉर देम बिकॉज इनके प्रोडक्ट जो है काफी हेवी होते हैं, आप उनको ज्यादा दूर लेके नहीं जा सकते, मतलब उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, और आप वहां पे प्लांट डालोगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो वो चैलेंज है इनके लिए। कैपेसिटी जो है वो एक लेवल ऑफ एक्सपेंशन, करंट कैपेसिटी जो है वो 3 लाख MTPA है, मेट्रिक टन पर एनम का है, which is running at 75% utilization, which I said 85, but 75, more than 75 पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड 75,000 MTPA एडिशनल इसमें आने वाला है। 3 लाख से 75,000 ऐड करते हैं तो 3,75,000 और आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इन Q1 FY26 अभी एज वी स्पीक। एंड अनदर 75,000 वो FY27 में करने वाले हैं। तो अभी इनकी 75% कैपेसिटी पे है, अभी 375 हो जाएंगे, फिर वो इनकी यूटिलाइजेशन पे और थोड़ा सा आएगा। तो एक तरीके से जो देखें तो वो अभी ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हैं। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स ग्रो हो रही है। तो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि हम 4% के आसपास करेंगे, कम करेंगे अपने फाइनेंस कॉस्ट को। तो अभी फिलहाल वो 4.37% है, अभी गाइडेंस से थोड़ा सा ऊपर है। सो वी हैव टू मॉनिटर दैट, दैट इज अ मॉनिटरेबल। न्यू सेगमेंट्स एंट्री, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू सबस्टेशन EPC सेगमेंट। जो सबस्टेशन हमने बात की, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात की, तो जो AIS GIS टाइप के सबस्टेशन होते हैं उसमें ये बनना चाह रहे हैं। उनका कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है, बट सिंस दे आर एलिजिबल बिकॉज वो ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं, सेक्टर उनका ही है, और कनेक्शंस भी उनके हैं। HVPNL, आई डोंट नो, आई थिंक हरियाणा विकास निगम, उससे इन्हें सबस्टेशन EPC ऑर्डर 45 करोड़ का है, बहुत ही छोटा ऑर्डर है। दिस इज वन ऑफ द रीजनल ऑर्डर जो इंट्रा स्टेट ऑर्डर्स है। तो अभी वही मैंने बोला कि इसमें छोटे प्लेयर्स के साथ ही अभी compete कर रहे हैं। 45 करोड़ का ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर लिया है इन्होंने। सो बहुत नेशनल लेवल पे ये EPC में नहीं आ पाएंगे। और BSNL का ऑर्डर जो खत्म हुआ है वो 2000 करोड़ का था, अभी ये 45 करोड़ के इनके कितने, इनके 50 ऑर्डर इनको जीतने पड़ेंगे कंपनसेट दैट BSNL ऑर्डर, और उतना जीतना पॉसिबल नहीं है। तो इनकी टॉप लाइन में थोड़ा सा वो चैलेंज है, वो BSNL का फिल करना मुश्किल है। टॉप लाइन ग्रोथ में चैलेंज है, जैसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। उन्होंने एक QIP का फंड रेज प्लान किया था, बट करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए दे पुट दिस प्लान ऑन होल्ड। सो व्हाट डू वी सी looking ahead? Is there a dent in profitability growth?
engineering segment, which is a major portion, they are planning to increase the capacity to 4,50,000 MTPA from 3 lakh, 50% expansion in next 2 years, and they are confident of reaching optimal utilization in the same, implying of 50% revenue growth in 2 years. ये सेगमेंट तो ठीक है, इस सेगमेंट में उतना चैलेंज नहीं है. दूसरा सेगमेंट, तो दूसरी बात जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज का है. वो ऑलमोस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% हिट कर चुकी है. तो जो नंबर और वो वगैरह आ रहे थे वो ऑप्टिमम नंबर थे. अब मार्जिन एक्सपेंस नहीं होगा. अब जितना कैपेक्स करेंगे उस हिसाब से ग्रोथ आएगा. तो अब इनको टॉप लाइन बढ़ाने के लिए अपनी कैपेक्स लाइन बढ़ानी पड़ेगी. और बीच में क्यूआईपी का मार्केट भी अच्छा नहीं हुआ, तो क्यूआईपी अगर कर लेते तो इनकी ग्रोथ आती रहती. बट अभी अनसर्टेनिटी है कि अब ये क्यूआईपी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मार्केट इन्हें अलाउ करेगा या नहीं, बिकॉज इन्होंने क्यूआईपी भी 1-1.5 साल पहले ही की है. तो अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो अभी कम है. तो हम लोग हाई डीओएल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, साधन में हमारा फ्रेमवर्क है. तो ये उस फ्रेमवर्क में अभी थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है. अब लोअर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में जा रहा है इन कमिंग 1-2 years. सो दैट्स थिंग अबाउट दिस. इंफ्रा रेवेन्यू में लॉसेस बहुत हैं, एज आई सेड कि वहाँ पे उन्होंने एक जो सबस्टेशन ऑर्डर जीता है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू 2500 crore ऑर्डर फ्रॉम बीएसएनएल. तो देखना है कि ये इंफ्रा रेवेन्यू कितना कर पाएंगे. बहुत छोटे छोटे ऑर्डर वो जीत रहे हैं. उसमें बीएसएनएल एक तो लॉस बना रहा था, अब उसको कंपनसेट कर रहे हैं. उसमें से कितने ऑर्डर टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अबाउट स्किपर. यस, के बाद लेट्स गो टू जेबी लेमिनेशन. सो जेबी लेमिनेशन जो है वो विलासपुर की कंपटीशन है. तो विलासपुर जो है सिल्चर वगैरह है, सीजी पावर वगैरह क्लाइंट है. बट रेवेन्यू में ये कंपनी हैज बीन डूइंग वेल. 367 करोड़ का टॉप लाइन विच इज 21% YOY अप. EBITDA मार्जिन लेकिन फिर वही इंडोटेक वाला हाल हुआ है. मार्जिन हैज फॉलन फ्रॉम 15% to 8%, ऑलमोस्ट हाफ. So that's the problem. Average realization actually fell from 310 in FY24 to 295 in FY25. So we'll dig down why this happened. So also this company has expanded their capacity and expanded to 18,000 MTPA. Production in FY25 was 12,400. तो यहाँ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 60% टाइप की है. सो और ये एक्सपेंशन कर चुके हैं. तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ बड़ा करने की कोशिश की एंड द टाइमिंग वाज नॉट परफेक्ट. क्योंकि सीआरजीओ की जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो ईयर एंड पे काफ़ी बढ़ गई थी. दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में काफ़ी बढ़ा हुआ था. तो सम ऑफ द मिल्स जो है उनको अक्टूबर 24 में उनको लाइसेंस नहीं मिला था टू ऑपरेट सीआरजीओ प्लांट इनटू इंडिया. एक्चुअली सीआरजीओ बिजनेस बहुत कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ये बहुत कमोडिटाइज बिजनेस है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 कंपनियां हैं. आप जानते हो 2 कंपनियां नहीं है, इसमें 200 कंपनियां हैं. तो सब छोटी छोटी कंपनियां हैं. तो उसमें कुछ कंपनियों को जो है ना लाइसेंस BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट सरकार ने अक्टूबर 2024 में. तो वो उनको सर्टिफिकेशन नहीं था, तो उनको अलाउड नहीं था सीआरजीओ सप्लाई करने का. तो सीआरजीओ उसके कारण सप्लाई प्राइस जो है वो 255 रुपीज पर केजी हो गया था, क्योंकि सप्लायर में डिसरप्शन हो गया था. लेकिन वो फिर गवर्नमेंट ने अलाउ किया, BIS सर्टिफिकेशन इन लोगों ने ले लिया, ऐसे कुछ हुआ. नाउ द प्राइसेस हैज कम डाउन टू 230 रुपीज पर केजी. तो रॉ मटेरियल जो था, तो इस कंपनी ने क्या किया, इनकी स्ट्रेटजी क्या गलत हुई कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्टैकअप कर लिया था H1 में एट हाई प्राइस. जब प्राइस सीआरजीओ का 255 था तो उन्होंने ज्यादा खरीद लिया, रॉ मटेरियल प्राइस भी उसी हिसाब से महंगे थे. बट H2 में प्राइस जो है वो कम हो गया, तो उसके कारण H2 में मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया. दूसरी बात यह है कि अब गोइंग फॉरवर्ड दे आर सेइंग कि भाई हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे, वाई वर्टिकली इंटीग्रेट होंगे. ये अभी वैल्यू चेन में नीचे में थे. जो सीआरजीओ सप्लायर थे, जो स्टील होता है एक तरीके का, वो स्टील सप्लायर थे जो कोर में जाता है. अब they want to make a distribution transformer because for export and oil assembly, कोर का जो कॉइल असेंबली है वो भी करना चाहते हैं. तो उन्हें कुछ 15-20 करोड़ का कमिटमेंट भी मिला है कस्टमर से. तो why they are want to get into distribution transformer, because बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वाले सेगमेंट में ही पॉसिबल है. जैसे कि मैंने बताया कि वाई ट्रिल इज डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में भी है. तो वो फिर सीआरजीओ में जा सकते हैं और सीआरजीओ वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जा सकते हैं. लेकिन ये लोग नहीं जा सकते, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. सीजी पावर नहीं कर रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन. वाई? बिकॉज वो मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है बहुत कमोडिटाइज स्पेस है. उसमें ये जो जेबी टाइप की कंपनी जा सकती है जो कि अगेन कमोडिटी स्पेस में है.
तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज नॉट फिजिबल फॉर प्लेयर इनटू अदर ट्रांसफॉर्मर मार्केट, लाइक जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, उन सब के ट्रांसफॉर्मर ये नहीं बना सकते, ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने कंपनी ने ये बताया कि एक्चुअली वो जब सीआरजीओ का स्टील का ये बनाते हैं कोर, तो बहुत सारा स्क्रैप जनरेट होता है। अब उस स्क्रैप को वो यूज कर नहीं कर सकते टू मेक अनदर सीआरजीओ, तो वो उसको यूज कर सकते हैं इनटू मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। वो उसका पावर ट्रांसफॉर्मर बनाने में भी यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए लॉजिकल है कि वेस्ट जो बच रहा है उसको यूज करके further they can move to distribution transformer, which is not very value accretive segment to begin with, but obviously जो जिस position में है उसी हिसाब से वो सोच सकते हैं, so which is a line of thought for them. Last company Hitachi Power India, which is part of Sadhan portfolio. So इसमें अगर आप financial performance देखें तो अगर हम YOY देखते हैं तो revenue जो FY25 में वो 23% बढ़ी है, PAT जो है वो 134% बढ़ा है। और ये कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, दिस इज अ मिड कैप, अराउंड 70,000 करोड़ 60,000 करोड़ मार्केट कैप है इसकी। द ऑर्डर बैकलॉग जो है उसमें अगर हम बात करें तो अभी HVDC के 2 ऑर्डर उन्होंने जीते हैं, अभी दूसरा ऑर्डर का अभी नंबर में नहीं आया है, तो ऑर्डर भी देखेंगे। ऑपरेशन एफिशिएंसी जो है उसने लीड किया टू प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 6% फ्रॉम 3% इन FY24। They aims to double digit EBITDA into FY26। अभी वो 9.2 पे हैं, तो वो 10% पे जाने के लिए टारगेट कर रहे हैं। दिस इज देयर गेम प्लान कि EBITDA मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। सम बिजनेस अपडेट ये है कि उनका नॉन HVDC ऑर्डर जो है उसका एग्जीक्यूशन साइकिल कम है, 3 to 18 मंथ्स का है, जबकि HVDC ऑर्डर्स हैव अ लॉन्गर साइकिल ऑफ 48 मंथ्स, 4 साल का साइकिल है। तो और मैक्सिमम रेवेन्यू उसमें आता है ईयर 2 एंड ईयर 3 में। सो एक्सपोर्ट जो है वो कंपनी हिताची है, तो ब्रांड नेम है। एबीबी भी ये बनाती है, एबीबी मैंने बताया था अपने वीडियो में कि एबीबी इज हिताची, सो दे हैव अ ह्यूज ऑर्डर बुक आल्सो इनटू एक्सपोर्ट। 37% ऑफ रेवेन्यू इज एक्सपोर्ट एंड द करंट ऑर्डर बुक इज 33% ऑफ इज एक्सपोर्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूडिंग HVDC। तो उनका जो एक स्टैंडअलोन जो ऑर्डर बुक था जो नॉन HVDC था, क्योंकि HVDC एक बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, एक HVDC ऑर्डर अराउंड 10,000 करोड़ का होता है, तो उसको एक्सक्लूड करते हैं तो ये 70% डोमेस्टिक है, 30% एक्सपोर्ट बेस्ड है, और HVDC पूरा का पूरा अभी इंडिया बेस्ड ही है। सो लार्जली ये अभी पूरा एक्सपोर्ट कंपनी नहीं है। कंपनी जो है वो सर्विस वर्टिकल को भी इनहेंस करना चाहती है, और हर क्वार्टर में वो बोलते थे कि हम लोग इतना सर्विस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। करंटली सर्विस रेवेन्यू इज लेस देन 10% ऑफ देयर रेवेन्यू, बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लीवर है। तो इसमें सर्विस में क्या होगा कि मार्जिन बढ़ेगा। सर्विस में आप EPC में आप ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते सस्टेनेबली, बट सर्विस इन जब आप AMC कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका एक स्टेबल मार्जिन वाला बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो दे वांट टू इंक्रीज इट टू अराउंड 15% ऑफ रेवेन्यू। ट्रांसमिशन के अलावा डेटा सेंटर वुड बी ए की ड्राइवर फॉर ग्रोथ इन ईयर्स टू कम, बट लास्ट क्वार्टर में उन्होंने बोला डेटा सेंटर में ग्रोथ नहीं आया था। The company is an innovator. They have won India's first variable shunt reactor order. So variable shunt reactor, which is innovation which they could do, जो कि which will help in stabilizing the voltage among variable load demands. तो अभी बहुत ही वेरिएबिलिटी है, जैसे हम रिन्यूएबल पावर जितना ज़्यादा हो रहा है, ग्रिड में जितना इंजेक्शन हो रहा है उतना ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, लोड भी उतना ज़्यादा वेरिएबल है। कभी अब EV के लिए आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पावर लेती है, AC की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वेरिएबल लोड होने पे आपको वेरिएबल शंट रिएक्टर की जरूरत होगी, और दिस कंपनी इज मेकिंग दैट। सो द कंपनी इज इनोवेटिंग। दैट्स एन अपडेट। Update on QIP, they were successful in raising 2,500 crore at 11,504 per share in their first QIP. अभी रिसेंटली उन्होंने जनवरी में रेज किया है। कैपेक्स जो वो पूरा का पूरा यूज करने वाले हैं टुवर्ड्स कैपेक्स फॉर नेक्स्ट 4-5 years of growth. It can be also used for HVDC as well as non-HVDC business. Hitachi is actually the original innovator of HVDC technology, and they have pioneered it over 70 years ago. Globally, they have adopted more than 150 gigawatt of HVDC capacities. और इंडिया की जो HVDC कैपेसिटी है वो सिर्फ 33,000 मेगावाट है, कंपेयर टू चाइना 3 लाख मेगावाट।
So there are 4 more HVDC projects are in under pipeline. तो अभी 2 के अनाउंस हुए थे, 6 थे अभी, उसमें 2 अनाउंस हुए, दोनों इनको मिले हैं। अभी 4 और हैं, उसमें भी 1-2 ये आराम से जीत सकते हैं। बाकी कंपटीशन में 2 कंपनियां हैं लार्जली, आपकी CG भी अब कंपटीशन में आएंगी और GE है और ये है सीमेंस है। तो सीमेंस ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सीमेंस इंडिया में फोकस्ड कम है, तो that's why we invested into Hitachi, knowing that Siemens is withdrawing from India. So and ABB has sold business to Hitachi. So Siemens और ABB में Siemens is not competing, ABB has moved on to Hitachi. So that's why they got 2 out of 2 HVDC order, which is huge order. Each HVDC project is approximately 10,000 crore. So that's all on Hitachi. This is the update. And if you want further dig down into it, then you can join our YouTube membership channel. Which many of you have joined today. I welcome them into Sadhan Pro. तो Sadhan Pro में हम लोग 2 exclusive members only video हर month share करते हैं। एक members only live stream भी होता है हर महीने, जहाँ पे you can ask me any questions with respect to businesses. Then we share very beautifully composed action oriented market update. तो अब जैसे हमने हिताची पे market update share किया था जब उन्हें order मिला था, तो उसमें जो nuances थे वो सारे share किए। तो इस तरीके से या सिलचर पे वो क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हम अपडेट करते रहते हैं। जो भी स्टॉक हम कवर करते हैं उसके बारे में उसका फॉलो अप करते रहते हैं, तो मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। सो वी गिव द प्रायोरिटी रिप्लाई टू साधन प्रो मेंबर्स एंड साधन प्राइम मेंबर्स, जो कि एक टियर ऊपर है। तो साधन प्राइम में जो मेंशन किया, ये साधन प्रो के बेनिफिट्स तो हैं, 2 एक्सक्लूसिव वीडियो पर मंथ, 1 लाइव स्ट्रीम्स एंड एक्शन ओरिएंटेड मार्केट अपडेट्स। इसमें ज्यादा मार्केट अपडेट्स हैं। साथ ही साथ हम लोग साधन वॉच लिस्ट, एक न्यूज लेटर है जो मंथ में 2 बार उन्हें देते हैं, जिसमें हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं व्हाट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग टू अस, एंड वी गिव अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस। और उनको वीडियोस हम ज्यादा देते हैं जो कि हमें लगता है कि उनके विच विल हेल्प देम शेप ग्रो एज ए इन्वेस्टर। सो साधन प्राइम इज देयर, so all perks mentioned are included into Sadhan Prime. So you are most welcome to join Sadhan Prime membership and can benefit from what we do, what we have been doing for last 5 years. And साधन YouTube पे हम लोग वीडियो देते ही हैं, बट दिस इज इन डेप्थ एनालिसिस, डीप डाइव होता है और काफी डेप्थ में हम जाते हैं। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर वैल्यू चेन पे एक कंपनी दी थी जो पिछले काफी दिनों से बहुत अच्छा कर रही है, सो यू गेट early access to that. So whatever you need with respect to insights into certain segment, you can ask questions, you can get early access to what we think of, and being early is always advantageous in this market. So we exclusively break down अभी कॉन कॉल्स के हमने कितने कॉन कॉल्स अटेंड किए, सबके हमने नोट्स बनाए हैं, उसमें से कुछ आपके YouTube मेंबर्स के साथ शेयर किए। जो हमारे नॉन YouTube और फ्लैगशिप प्रोग्राम साधन प्रैक्टिशनर पे हैं, उनके लिए हम लोग हर दिन एक नया कॉन कॉल अपडेट भेज रहे हैं। That's all today. See you in the next webinar. And next webinar maybe next weekend पे हम लोग एक वेबिनार करने वाले हैं, which would be a CDMO player. So हम लोगों की रिसर्च हो गई है, so it would be a paid webinar. So if you would like to join, then check our notifications, which we will share a link, and that would be free for Sadhan practitioner members. So you can watch that CDMO in-depth analysis of 1 hour into one business. यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, so every problem is an opportunity. So we are trying to capitalize on that, and that's why we will be sharing our thesis and how we look at that CDMO. एंड उसके प्रोडक्ट के बारे में काफी डेप्थ में जाएंगे। तो जिनको फार्मा अच्छा लगता है, दे शुड डेफिनेटली कम एंड जॉइन अस टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस, जो हमारी टीम ने काफी डिग डाउन करके एक हेवीली रिसर्च आपको एक रिपोर्ट हम शेयर करेंगे, प्रेजेंटेशन बताएंगे। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। Content of this video is for educational and informational purposes only and should not be considered financial, investment, or trading advice. The information presented is not a recommendation or endorsement of any particular investment strategy, security, or financial decision. Investing involves risks, and viewers should conduct their own research. The creator of this video is not responsible for any financial losses incurred based on the information provided.